मोबियस इन्वर्शन फॉर्मूला। स्टेटमेंट प्रूफ कुछ भी आ सकता है, तो स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है एंड प्रूफ भी। तो द स्टेटमेंट इज लेट Fn is summation d divides n small fd, then small fn can be written as summation d divides n mu d into f n by d या n divides d, और summation d divides n mu n divides d into fd। जो तरीका से हम लोग स्मॉल एफ एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर कैपिटल एफ एन इज समेशन डी डिवाइड्स एन एफ डी, स्मॉल एफ डी है, तो एफ डी का रिप्रेजेंटेशन आइदर इस फॉर्म में आप कर सकते हो या इस फॉर्म में कर सकते हो। दिस इज मोबियस इन्वर्शन फॉर्मूला। तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं, ये रिलेशन आपको दिया गया है, इसको आप यूज कर सकते हो। नाउ एफ एन से स्टार्ट करके तो हम लोग कोई रिजल्ट तक पहुंच नहीं सकते हैं, सो वी विल प्रोसीड विद द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का टर्म है जिसमें आपको मोबियस फंक्शन का डेफिनेशन पता है। क्या होता है मोबियस फंक्शन का डेफिनेशन, कोई बता सकते हैं? मोबियस फंक्शन रिकॉल कीजिए, अभी जस्ट तो कंप्लीट किया है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। म्यू वन इज 1। जीरो कब होता है? मैम जब स्क्वायर फैक्टर कंटेन। और -1 टू द पावर आर? मैम व्हेन n इज प्रोडक्ट ऑफ r रैशनल नंबर्स। तो सब तो याद है, तो बोलने में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? ठीक है, पूरा लैंग्वेज याद नहीं है, वो भी आपको अभी तो एज इट इज याद रखना है, जैसा आपको लिखाया गया है। एक वर्ड इधर से उधर नहीं करना है डेफिनेशन में। तो ऐसे आप रिवीजन के लिए जस्ट इतना याद रख सकते हो, म्यू वन इज 0, म्यू वन इज 1 इफ n इज इक्वल टू 1, म्यू n इज इक्वल टू 0 व्हेन n कंटेन्स स्क्वायर फैक्टर, एंड म्यू n इज -1 टू द पावर r इफ n इज अ प्रोडक्ट ऑफ r रैशनल प्राइम्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो वी हैव समेशन d डिवाइड्स n म्यू d, कैपिटल F था ना राइट हैंड साइड। हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड ये हो जाएगा। क्या इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, समेशन d डिवाइड्स n म्यू d एंड एफ एन बाई डी में हम लोग कंडीशन डालना चाह रहे हैं, तो n डिवाइड्स d है, एफ एन डिवाइड्स d, तो इसमें तो बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे ना। एफ एन शायद डिफाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बताइए। तो एफ एन डिवाइड्स डी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैपिटल एफ एन डिफाइन किया है ना, उसके हेल्प से आपको लिखना है, तो सोच के बताइए क्या लिखेंगे हम लोग। कैपिटल एफ एन क्या डिफाइन किया है?
स्टेटमेंट में मैम समेशन डी डिवाइड्स एन इनटू एफ। इसको यूज करके आपको बताना है। तो अगर एफ एन ये है तो एफ एन बाई डी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डी ऑलरेडी यूज है एफ एन बाई डी में, तो हम लोग ये डी जो नया लिए हैं इसको दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एफ एन बाई डी क्या होना चाहिए, एन डिवाइड्स डी और समथिंग। सोच के देखिए क्या लग रहा है आपको। क्या लिख सकते हैं, सोचिए। मैम समेशन जो भी लेंगे या ए बी सी वो डिवाइड्स एन डिवाइड्स डी। यस, तो सी लिया है हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ इनटू एफ सी। एफ सी, क्योंकि डी ऑलरेडी यूज है इसलिए यहाँ पे नया टर्म एक यूज किया गया। एफ एन है तो एक नया सिंबल यूज किया गया था डी, तो यहाँ पे एन बाई डी में डी ऑलरेडी यूज है तो हम लोग एक नया सिंबल ले रहे हैं। तो समेशन सी डिवाइड्स एन बाई डी इंटू एफ सी, ये यहाँ पे यूज करेंगे। सी डिवाइड्स एन डिवाइड्स एफ सी। नाउ म्यू डी कांस्टेंट टर्म है, आप बोल सकते हो। यस और नो, कांस्टेंट होगा म्यू डी या वेरिएबल होगा। अभी डेफिनेशन हमने रिकॉल किया म्यू फंक्शन, मोबियस फंक्शन का। म्यू डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी के लिए म्यू डी क्या होगा, इतना टाइम। क्वेश्चन क्लियर है मैं क्या पूछ रही हूँ। म्यू डी कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्स कीजिए कोई। राइट हैंड साइड को हम लोग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो आप म्यू डी का मतलब समझिएगा तब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आगे। जल्दी, डी के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए म्यू डी क्या होगा, आवाज आ रही है। यस मैम।
तो डी कैसा है, अभी 3 केस आपको बताया गया, तो म्यू डी का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? मैम 1 0 वन -1। जीरो या -1, तो कांस्टेंट ही आएगा ना। अगर डी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास है, दैट मीन्स म्यू डी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट को आप समेशन के अंदर ले जा सकते हो ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a into b plus c can be written as ab plus ac, right? नेक्स्ट स्टेप हम लोग वही करेंगे, समेशन d divides n, this can be written as summation c divides n divides d mu d into fc, क्योंकि mu d एक कांस्टेंट वैल्यू है। सब लॉजिक के अकॉर्डिंग हो रहा है, सब चीज का बेसिक आपको समझना होगा सिंपल वे में, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नाउ दिस फर्दर कैन बी रिटन एज दिस। थोड़ा इसको सोच के बताइए क्यों लिखा गया है। D इज रिप्लेस्ड बाय C, या बोल सकते हो इस दोनों को हमने इंटरचेंज किया है, ठीक है, और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है, देख के बताइए तो। C divides N and D divides N divides C, म्यू डी एफ सी भी लिख सकते थे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो D डिवाइड्स N को हम लोग D डिवाइड्स N बाई C, ये वाला टर्म यहाँ आया है, ठीक है, और ये वाले टर्म को हम लोग यहाँ लिखे जिसमें N डिवाइड्स D इज रिप्लेस्ड बाई N। क्यों, समझ के बता सकते हैं? तीन नंबर आपको लेना है N, C और D, जिसमें ऊपर वाला कंडीशन होल्ड करना चाहिए, D डिवाइड्स N होना चाहिए एंड C डिवाइड्स N डिवाइड्स D होना चाहिए। कोई 3 नंबर मुझे इस टाइप का सोच के बताइए। थोड़ा जल्दी सोचिए। C, N और D क्या क्या लेंगे जिसके लिए D डिवाइड्स N होगा और C डिवाइड्स N डिवाइड्स D होगा। नहीं मिला 3 नंबर?
थोड़ा सा सिंबल में कंफ्यूजन है, इट इज n बाई डी है या n डिवाइड्स डी है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। बुक में भी बहुत अच्छा सिंबल से क्लियर नहीं हो रहा है कि डिवीजन लिखा है या डिवाइड्स लिखा है। तो अगर हम लोग डिवाइड्स ही मानकर चले तो d डिवाइड्स n है एक बार, और अगर n डिवाइड्स d है तो d और n में क्या कनेक्शन होना चाहिए? मैम इक्वल होगा। इक्वल होगा। तो एक बार हम लोग इक्वल मानकर देखते हैं। तो d और n को अगर इक्वल नंबर ले ले कोई और, कोई भी एक मान लीजिए, क्या ले ना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये n डिवाइड्स n बाई डी है या n डिवाइड्स d है, तो बुक में भी बहुत क्लियर नहीं पता चला। इक्वल मानकर ही देखते हैं। तो d और n अगर इक्वल है, और क्या मान ले उसका वैल्यू, बोलिए। कोई एक वैल्यू बताइए, क्या ले सकते हैं? मैम 4। 4। और हम लोग को चाहिए d डिवाइड्स n। अगर d और n दोनों 4 है तो d डिवाइड्स n करेक्ट होगा। एंड हम लोग को चाहिए c डिवाइड्स n डिवाइड्स d, यानी n बाई डी ही मान लेते हैं। तो 4 डिवाइड्स 4 आपका 1 आ रहा है। ठीक है, n और d 4 है तो 4 डिवाइड्स 4 का वैल्यू 1 आ रहा है। तो c डिवाइड्स 1, तो c को आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। क्या अज्यूम कर ले? बताइए। 1 को तो सारा नंबर डिवाइड करता है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। थ्री फोर, ये ऑड नंबर लेने से पॉसिबल नहीं होगा, या 4 से बड़ा नंबर अगर हम लोग लेंगे तो भी ये नहीं होगा। तो इसको हम लोग n डिवाइड्स d नहीं मानकर n बाई d ही मानते हैं। ठीक है, स्लैश थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया। तो एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं। इफ n इज 2, d इज 4, तो d डिवाइड्स n ये वाला पार्ट हो जा रहा है, एंड c मस्ट डिवाइड n बाई d। तो अगर d 4 है और n 2 है तो n बाई d का वैल्यू n बाई 2 का वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा। n बाई d में कुछ कंफ्यूजन है। n बाई d लेने से 1 बाई 2 आ जा रहा है। ये भी टीचर वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं।
वैल्यू ऑफ n डिवाइड्स d क्या होगा अगर n2 है और d4 है। तो एग्जांपल मिल रहा है तो हम लोग सी एन और डी एन सी में कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सी का वैल्यू कितना आएगा? है ना, ऐसा अलग अलग लेने से फ्रैक्शनल ही आ रहा है इसलिए इक्वल ही लेते हैं। तो सी डिवाइड्स एन बाई डी, अगर 1 आ रहा है एन बाई डी का वैल्यू, सी डिवाइड्स 1, तो सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? सी डिवाइड्स 1 में सी का एनी वैल्यू होगा, ये जो मैंने कह दिया था वहां से ही कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था। अगर सी डिवाइड्स 1 है तो सी कितना होना चाहिए? आप लोग फाइंड आउट भी नहीं करते हो मिस्टेक को। मैम 1 होगा। 1 ही होगा ना, मैंने कह दिया सी कैन बी एनी वैल्यू, वहां से मैं कंफ्यूज कर गई। तो सी का वैल्यू अगर 4 से बड़ा या फिर ऑड हो रहा था तो सी डज नॉट डिवाइड एन बाई डी हो जा रहा था, तो वहां मेरा मिस्टेक हुआ, उसको फाइंड आउट करना चाहिए। सी डिवाइड्स एन बाई डी देन सी मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट। तो अब ये कनेक्शन देखिए, अगर आपके पास, जस्ट मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ, इफ n इज 4, d इज 4 एंड c इज 1, तो इसका वैल्यू क्या, ये कंडीशन करेक्ट है? c डिवाइड्स n होगा, यस मैम। एंड क्या d डिवाइड्स n डिवाइड c होगा? n बाई c इज नथिंग बट n, वही आएगा ना, 4 डिवाइड्स 1 हो जा रहा है। तो उसको हम लोग अगर 4 ही कंटेंट करें तो d डिवाइड्स 4, या n डिवाइड c से आपको n का वैल्यू गेस करना है, तो n ऐसा होना चाहिए जो c को डिवाइड करे। तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर केस हो जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो ये कंडीशन भी ऑटोमेटिक होल्ड करेगा। तो d डिवाइड्स n और c डिवाइड्स n बाई d को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये तभी ट्रू है जब c डिवाइड्स n होगा और d डिवाइड्स n डिवाइड्स c होगा, है ना। अलग अलग वैल्यू लेने से आपका काम नहीं चल रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। दीज आर वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं। सो दिस कंडीशन इज रिप्लेस्ड बाय दिस कंडीशन। अगर d डिवाइड्स n है और c डिवाइड्स n बाई d है तो c डिवाइड्स n और d डिवाइड्स n बाई c होना चाहिए। तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। नाउ अगर हम लोग इस पे कंडीशन डाल रहे हैं d डिवाइड्स n डिवाइड c, तो fc कैसा हो जाएगा? fc कैसा हो जाएगा इस केस में? बताइए।
डी और एन पे कंडीशन है ना, आप देख रहे हो यहाँ सी का कोई रोल नहीं है, डी डिवाइड्स एन बाई सी। जैसे यहाँ पे सी पे कंडीशन था, इस केस में सी पे कंडीशन था तो म्यू डी इज कांस्टेंट, तो हमने उसको अंदर ले गया था म्यू डी। उसी तरह अब डी पे कंडीशन है तो एफ सी कैसा होगा, सी के लिए हमको कोई कंडीशन, तो एफ सी हियर इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो उसको फिर हम लोग समेशन से बाहर पिक कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दिस कैन बी रिटन एज, एफ सी को बाहर ले लेंगे एंड समेशन डी डिवाइड्स एन डिवाइड सी म्यू डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एंड व्हाट अबाउट डी डिवाइड्स एन डिवाइड सी म्यू डी, कोई बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा? ये वाला जो कंडीशन था n डिवाइड सी भी होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से अगर आप और ध्यान से रिकॉल करो तो c का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से आप समझ रहे हैं तो बताइए, अगर n डिवाइड सी भी है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन को ट्रू कराने के लिए n को हमने 4 लिया था, c को 1 लिया था, तो क्या n डिवाइड c हो रहा था? n is 4, c is 1, तो क्या n डिवाइड c करेक्ट है? नो मैम। तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए n डिवाइड c होने के लिए? मैम 4। 4 ही होना चाहिए। तो इस थ्योरम में c एंड d सब इक्वल है और सब 4 है, तभी ये थ्योरम को हम लोग आगे प्रूफ कर पा रहे हैं। तो c भी यहाँ पे हमें 4 ही लेना पड़ेगा। सो दिस, अगर c भी 4 है, n भी 4 है, d भी 4 है, आपको एक एग्जांपल मिला है, देन यू कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। आप पढ़ चुके हो समेशन d डिवाइड्स n म्यू d का वैल्यू। एक थ्योरम में क्या क्या आता है? अगर सारा कुछ 4 है तो क्या हो जाएगा? जल्दी सोच के बताइए क्या होना चाहिए यहाँ? वन। This must be equal to 1. एंड जैसा मैंने कहा c डिवाइड्स n है, तो आप देख रहे हो c भी नथिंग बट c डिवाइड्स n, n डिवाइड्स c, d डिवाइड्स n, ये सारा कंडीशंस ट्रू है तो c और n इक्वल है। तो फर्दर वी कैन रिटन एज समेशन c इज इक्वल टू n एफ सी, एंड दिस कैन बी रिटन एज c अगर n के इक्वल है तो दिस कैन बी रिटन एज एफ एन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से और सारे थ्योरम्स को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए किस तरह से हुआ है। यहाँ पे एक थ्योरम हमने किया हुआ था, या जो डेफिनेशन है उसी से या थ्योरम से आया है, आई थिंक शायद थ्योरम से आया था। समेशन d डिवाइड्स n म्यू d इज 1 इफ n इज इक्वल टू 1।
तो n बाई सी आप ले रहे हो, d डिवाइड्स n बाई सी, और n और c दोनों 4 है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? 1. 1. नहीं आ रहा है ना। तो n हमारे इस जो थ्योरम लिखा हुआ था समेशन d डिवाइड्स n म्यू d इज 1 इफ n इज इक्वल टू 1, तो n के प्लेस में n बाई सी है, n बाई सी का वैल्यू 1 आ रहा है, इसलिए इस थ्योरम से हम लोग म्यू d समेशन d डिवाइड्स n म्यू d का वैल्यू 1 लिखेंगे। एंड अभी आप देख रहे हो ये सारे कंडीशंस होने के लिए c और n भी इक्वल होना चाहिए, तो समेशन c इक्वल टू n एफ सी, दिस इज इक्वल टू एफ एन। और इसका दूसरा पार्ट जो था उसमें हम लोग जस्ट d और n बाई डी को रिप्लेस कर देंगे, तो आपका सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। उसमें आपको एफ एन लिखाना था समेशन d डिवाइड्स n म्यू n बाई डी इंटू एफ डी, तो जस्ट इसी पार्ट में आप यहाँ पे n बाई डी लीजिए और यहाँ पे d लीजिए और सेम वे में प्रूफ कीजिए, वो पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलर प्रूफ है, तो जस्ट हम लोग लिख देंगे कि इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ d एंड n बाई d वी कैन show that small fn is equal to summation d divides n mu n by d into fd। ठीक है, so this is the last theorem जो आपके सिलेबस में था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ प्रैक्टिस करना है आपको।